हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक जीव विज्ञान के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जीव विज्ञान। तो हम जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जीव विज्ञान को हम बोलते हैं बायोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन यानी लाइफ। बायो का अर्थ क्या है? जीवन, जीवन यानी लाइफ। और लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी करना। अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, जो फ्रांस के थे, एवं ट्रेविरेनस, जो जर्मनी के थे, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। यानी जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है उसका उपयोग सबसे पहले लेमार्क, जो फ्रांस के निवासी थे, और ट्रेविरेनस, जो जर्मनी के निवासी थे, इन्होंने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। इनमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसे कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे कहा जाता है? तो जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। अगला है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या होता है? तो इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट का पालन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में क्या होता है? तो इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन करना। शैवालों का अध्ययन करना उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें पुष्पों का अध्ययन होता है, यानी फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी में। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें फलों का अध्ययन होता है, फ्रूट्स का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। अगला है ऑर्नियोथोलॉजी। ऑर्नियोथोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है इक्थियोलॉजी, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें मछलियों का अध्ययन होता है। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में होता है कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन करना कहलाता है एंटोमोलॉजी। अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। अगला है ओपियोलॉजी। ओपियोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें सर्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी सांप का अध्ययन किया जाता है ओपियोलॉजी में। अगला है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें छिपकली का अध्ययन होता है। छिपकली के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या होता है? तो इसमें काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन कहलाता है सिल्वीकल्चर। अब दोस्तों, हम जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ है। 384-322 बीसी के काल में हुआ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम है प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का क्या नाम है? तो उनका नाम है सुकरात। तो जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। ठीक है। इसके बाद है जीवधारियों का वर्गीकरण। यानी जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे हुआ? तो जीवधारियों का वर्गीकरण यानी अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया। अरस्तु के द्वारा जीवों को दो समूह में विभाजित कर दिया, एक को जंतु समूह में और दूसरा को वनस्पति समूह में। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में विभाजित किया लीनियस ने। लीनियस की पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरा, जिसमें
सारे जीवधारियों को 2 जगत में वर्गीकरण करा है, पादप जगत और जंतु जगत में। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इनके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, पांचवा जंतु। तो जो हिटकर का 5 जगत वर्गीकरण है, यानी 5 जगत वर्गीकरण किसका? तो यह हिटकर का, जो 1969 ईस्वी में प्रस्तावित किया। द्विजगत वर्गीकरण का स्थान 5 जगत वर्गीकरण ने ले लिया। 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन सी हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो 5 जगत वर्गीकरण में ये 5 चीजें आती हैं। इसके बाद मोनेरा। मोनेरा क्या होता है? तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। तो इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, जैसे कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तो इसमें ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यगुलिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में सुपोषित और एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। अगला है पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जिसमें शैवाल, मोस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। अगला है कवक। कवक को बोलते हैं फंगी। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं, ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अगला है जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। तो हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, जितने भी जीव हैं वो जंतु जगत के जीव हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है। जाति को हम इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो यह है जाति। जाति को हम इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो दोस्तों, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है इसमें? तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। तो जीवों की द्विनाम पद्धति किसने प्रचलित की? तो लिनियस, कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की थी। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द है वंश और दूसरा शब्द है जाति। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। इसके बाद दोस्तों हम कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। ये वैज्ञानिक नाम पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। अगला है बिल्ली यानी कैट। कैट का वैज्ञानिक नाम है फिलिस डोमेस्टिका। अगला है कुत्ता यानी डॉग। डॉग का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलिरीज। गाय, काऊ का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा।